जिसको देखें तो एक्चुअल में ये प्रोसेस बॉडी के फंक्शंस होते हैं और टोटल बेटा 11 फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी को चलाने के लिए। जैसे सबसे पहला जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम आता है दैट नेम इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। दैट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब बात आती है कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्किन की या स्किन से रिलेटेड किसी ऑर्गन की। तो मेनली इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा मेनली स्किन की। अगर हम स्किन को हटाएं तो स्किन के बाद हमको जो देखने मिलेगा बॉडी के अंदर दैट विल बी अ मसल। तो स्किन के बाद जो हमारे पास सिस्टम आता है दैट इज अ second system and that name is muscular system. That is muscular system. तो अगर हम मस्कुलर सिस्टम के अंदर देखें तो बेटा मस्कुलर सिस्टम के अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं मेनली मसल्स के बारे में। मेनली मसल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड सिस्टम। अगर हम स्किन को निकाल दें मसल्स को निकाल दें और मसल्स निकालने के बाद देखें बॉडी के अंदर तो बॉडी के अंदर पहले प्रेजेंट होंगी क्या बोन्स। तो कहने का मतलब ये है अगर तीसरा सिस्टम देखें सो दैट नेम इज द स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं मेनली किस चीज की बोन्स की। अगर हम बोन्स को भी हटा दें तो बॉडी के अंदर देखने मिलेगा हमको मेनली फोर्थ सिस्टम एंड दैट नेम इज नर्वस सिस्टम। दैट नेम इज नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली जो स्टडी करते हैं वो करते हैं नर्व की या न्यूरॉन की या हम कह सकते हैं मेनली ब्रेन की। तो हम मेनली इस चीज़ में नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे बेटा मेनली हम ब्रेन की स्टडी करेंगे या हम कह सकते हैं कि हम नर्व की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ। और मेनली फिफ्थ अगर हम ब्रेन को भी हटा दें और हम ब्रेन से नीचे आते हैं तो देखने मिलेगी हमको नोज। और नोज का काम होता है मेनली रेस्पायरेशन का। तो फिफ्थ हमारे पास जो सिस्टम आता है दैट नेम इज रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम। और मेनली रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जो स्टडी करते हैं हम मेनली रेस्पायरेशन की मीन्स हाउ वी इनहेल एंड हाउ वी एक्सहेल। मीन्स हम सांस कैसे लेते हैं और सांस कैसे छोड़ते हैं। मीन्स रेस्पायरेशन के हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर बेटा देखते हैं हम कि लंग्स किस तरीके से काम करते हैं, इंस्पायरेशन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, एक्सपायरेशन कैसे करते हैं, मीन्स सांस को किस तरीके से छोड़ते हैं। तो मेनली हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर देखते हैं लंग्स के बारे में। एंड फिर हमारे पास आते हैं सिक्स प्रोसेस या हम कह सकते हैं सिक्स फंक्शन। तो अगर हम नोज से नीचे आएंगे तो नोज से नीचे देखने मिलेगा हमको माउथ। एंड माउथ स्टार्ट करता है मेनली किसको डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि सिक्स सिस्टम जो होता है हमारा दैट इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं बेटा हम मेनली जीआईटी के बारे में। जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करें और एलिमिनेट करें। तो जिस जगह से हमने फूड को इंजेस्ट करा और जिस जगह से हमने फूड को निकाल लिया वो पूरा का पूरा पाथवे जो हमारा कहलाता है दैट नेम इज द जीआईटी। तो हमारे पास जो सिक्स सिस्टम है दैट नेम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेटा मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं मेनली डाइजेस्टिव और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की या उससे रिलेटेड कोई भी ग्लैंड्स होती है। जैसे लीवर के बारे में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, पेनक्रियास के बारे में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा को सेक्रेट करती है, उस चीज़ की भी स्टडी करते हैं मेनली किसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास सेवंथ सिस्टम। मीन्स अगर हम मुंह से नीचे जाते हैं तो मुंह से नीचे जाएंगे तो बेटा हमको यहाँ पर एक ग्लैंड देख मिलेगी नेक में एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज द थायराइड ग्लैंड। और मेनली थायराइड ग्लैंड जो पार्ट होता है बेटा वो एंडोक्राइन सिस्टम का होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए। अब बात आती है कि हार्मोन क्या है। एक्चुअल में हार्मोन वे सभी केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। जैसे कि किडनी होती है तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है दैट नेम इज द एड्रीनल ग्लैंड। एंड एड्रीनल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है एक हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए और बेटा उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन जाता है हमारे हार्ट पर, बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उस पर। जब जाता है वो हार्ट की बीट को इंक्रीज करता है या हम कह सकते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। मीन्स कहने का मतलब ये है हार्ट की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एड्रेनलिन काम करता है।
और एड्रेनलिन काम कर रहा है, दैट मीन्स एड्रेनलिन एक केमिकल है और वो केमिकल सेक्रेट होता है पास है एड्रेनल ग्लैंड से, और बेटा ये केमिकल इज नथिंग दैट इज अ हार्मोन। तो ऐसे सभी केमिकल्स जो हमको एंडोक्राइन ग्लैंड से देखने मिलते हैं या सेक्रेट हुए हुए मिलते हैं, उन सभी केमिकल्स को हम हार्मोन बोलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सिस्टम आता है बेटा, वो आता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। और मेनली एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कुछ केमिकल के थ्रू रेगुलेट होती है, मेंटेन होती है। तो सातवां सिस्टम जो आता है हमारे पास, दैट नेम इज एंडोक्राइन सिस्टम, दैट नेम इज एंडोक्राइन सिस्टम। और बेटा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। देयर इज एन लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। मींस नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर हम इजीली देखेंगे एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज होती है और हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम नेक के नीचे जाएं तो बेटा हमको लेफ्ट साइड में देखने मिलेगा हार्ट, और हार्ट की स्टडी करते हैं मेनली किसके अंदर, हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मीन्स एक जो हमारे पास सिस्टम है दैट नेम इज सर्क्यूलेटरी सिस्टम, दैट नेम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो हम स्टडी करते हैं दैट मीन्स बेटा हार्ट के बारे में बात करते हैं, और बेटा हम मेनली ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है, या जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो किस तरीके से फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। मीन्स एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद द ब्लड एंड हार्ट दैट विल बी स्टडी इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द एट फंक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारे पास नाइन्थवा सिस्टम। अब देखो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, अगर बेटा हम फ्लूइड देखें तो फ्लूइड हमको दो तरह के देखने मिलते हैं, एक तो होता है ब्लड और एक होता है ब्लड के अंदर फ्लूइड, दैट इज नोन एज द लिम्फ फ्लूइड। एक्चुअल में जब सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो उस समय बताऊंगा मैं कि एक्चुअल में लिम्फ फ्लूइड का काम का क्या होता है। तो अगर हम ब्लड के अंदर देखेंगे तो बेटा ब्लड के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द लिम्फ फ्लूइड। और लिम्फ फ्लूइड की स्टडी करना, लिम्फ नोड की स्टडी करना, लिम्फेटिक वेसल्स की स्टडी करना, इन सब चीज की जो स्टडी करते हैं हम वो करते हैं मेनली किसके अंदर बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। मीन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो सिस्टम आता है दैट नेम इज लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम किस चीज का स्टडी करते हैं, मेनली लिम्फ नोड की, मेनली लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड बेटा लिम्फ नोड, सॉरी लिम्फ फ्लूइड्स। सो लिम्फ फ्लूइड हो गया, लिम्फेटिक नोड्स हो गया एंड लिम्फेटिक वेसल्स हो गया। इन सब चीज की जो स्टडी करते हैं बेटा हम मेनली किसमें करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर करते हैं। अगर हम हेड फिर चेस्ट से नीचे की तरफ आए तो बेटा हमको देखने मिलेगा मेनली पेल्विक रीजन के अंदर एक सिस्टम, एंड दैट पेल्विक सिस्टम के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर जो हमको सिस्टम देखने मिलेगा दैट सिस्टम इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स पेल्विक रीजन के अंदर अगर हम जाते हैं तो पेल्विक रीजन के अंदर हमको कुछ जेनाइटल ऑर्गन्स, हम कह सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने मिलते हैं। और अगर हम बात करें सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में तो मीन्स वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास जो 10th सिस्टम है दैट नेम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो मेनली करते हैं किस चीज के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखते हैं बेटा हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेक्सुअल पार्ट होते हैं, तो फीमेल के सेक्सुअल पार्ट अलग और मेल के सेक्सुअल पार्ट अलग होते हैं, और इन्हीं दोनों के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं सो दैट मीन्स वी आर गोइंग इनसाइड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बॉडी के पीछे आए तो बॉडी के पीछे जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट में हमको बेटा पीछे देखने मिलते हैं किडनी। और अगर हम किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो करते हैं मेनली किसमें, 11वें सिस्टम के अंदर, जिसको बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, या हम रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था या रीनल सिस्टम क्या था, बहुत आर था सेम थी।
तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखें तो बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बात करेंगे मेनली किडनी के बारे में, और किडनी की जो बेसिक यूनिट नेफ्रॉन के बारे में, हाउ नेफ्रॉन फॉर्म टू द यूरिन, यूरिन कैसे बनता है, वो सब चीज के बारे में जो हम बात करते हैं मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर देखते हैं मतलब किडनी के अंदर कि किडनी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम देखें बॉडी के अंदर तो टोटल बेटा कितने सिस्टम होगा, टोटल 11 सिस्टम हो गए। अब कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी 11 के 11 सिस्टम होते हैं, अगर यहाँ पर एक भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा हमारे पास जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक भी केमिकल निकलना बंद हो जाए या एक भी हार्मोन निकलना बंद हो जाए, तो जितने भी ये सिस्टम देखने मिलने सारे के सारे अनबैलेंस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो भैया, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक ग्लैंड आती है, दैट नेम इज एड्रीनल ग्लैंड, दैट नेम इज एड्रीनल ग्लैंड। एंड बेटा एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर, ऐसे समझ लो ये हमारे पास किडनी है, एंड किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है इट इज एन एड्रीनल ग्लैंड। और बेटा ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो सेक्रेट करते हैं एक हार्मोन को, दैट नेम इज एड्रीनलिन, दैट नेम इज एड्रीनलिन। अब एड्रीनलिन जो होती है वो जाता है कहाँ पर, हार्ट पर। कहाँ पर जाता है, हार्ट पर। हार्ट की जो वॉल होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स देखने मिलते हैं। रिसेप्टर्स क्या है चलो बता दूंगा, फिलहाल ये समझिए कि एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है, एक हार्मोन को सेक्रेट कर रही है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन हार्ट पर जाता है और बेटा ये क्या करती है, बीपी को ज्यादा कर देगा अगर बीपी कम हो रहा है। मीन्स अगर बॉडी के अंदर बीपी कम हो रहा है तो बीपी को ज्यादा करने के लिए किसका काम है, एड्रेनलिन हार्मोन का काम। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड आती है वो एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन को ही रिलीज करना बंद हो जाए, सो दैट मीन्स हार्ट अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो जिस ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए और उस ब्लड के थ्रू जितना ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन किसी भी ऑर्गन को नहीं मिल पाएगा। और अगर ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो पूरी तरीके से अपना रेस्पिरेशन वो नहीं कर पाएगा, एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन बनने की वजह से उस टिश्यू के अंदर या उस ऑर्गन के अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा और वो पूरा का पूरा ऑर्गन जो होगा डेड हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये 11 के 11 सिस्टम है, अगर हमारे पास ये 11 के 11 सिस्टम है तो इनके अंदर किसी ना किसी केमिकल की जरूरत है, और ये इन केमिकल को क्या बोलेंगे बेटा, हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। मीन्स जो हम फूड खाते हैं वो सारा का सारा कहाँ जाता है, इन सब सिस्टम के अंदर जाता है, और इन सब सिस्टम के अंदर जाएगा दैट मीन्स ये सब सिस्टम अपना वर्क करेंगे जैसे इनको करना है। और अगर हम फूड नहीं लेंगे सो दैट मीन्स ये जितने भी सिस्टम अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, और वर्क नहीं कर पाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमारे पास इन सभी सिस्टम को चलाने के लिए किन किन फूड की आवश्यकता होती है, और एक्चुअल में फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। वी शुड नो व्हाट इज फूड एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द फूड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा हमारे पास फूड क्या होता है, या हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आता है बेटा हमारे पास, दैट नेम इज न्यूट्रिशन। एक्चुअल में न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है, मीन्स जो भी हमारा फूड होता है, जो एक्चुअल में हम फूड खाते हैं, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। मीन्स अगर मेरे पास एक चपाती है या मेरे पास एक रोटी है, सो दैट इज द न्यूट्रिशन। मीन्स जो भी हम डाइट लेते हैं एक्चुअल में दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। अब हमको उसी न्यूट्रिशन के अंदर देखना है कि उस न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेटा हम न्यूट्रिशन के अंदर देखेंगे, या हमारे पास जो रोटी है, हमारे पास जो फूड है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली वहां पर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। जैसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज फैट। तो अगर हम देखें तो हमारा जो फूड है या हमारा जो न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन के अंदर बेटा हमको एक कंपोनेंट देखने मिलेगा एंड दैट कंपोनेंट नेम इज फैट। अब क्या होता है कि फैट हमारी जो फूड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड फैट रेस्पॉन्सिबल टू गिव द एनर्जी। मीन्स अगर हम खाना खा रहे हैं और उस खाने के अंदर हमको फैट देखने मिल रहा है, सो वो भोजन या वो खाना हमको रेस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देने के लिए।
तो याद रखना फैट जो होता है वो हमको क्या देता है, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट नेम इज प्रोटीन। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज प्रोटीन। एक्चुअल में प्रोटीन मीन्स द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब आपने देखा होगा कि जितने भी जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो प्रोटीन लेते हैं। एक्चुअल में वो प्रोटीन नहीं होती, दैट इज अमाइनो एसिड्स। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक चैन बनाते हैं, और उस चैन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। इसी तरीके की बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में कंबाइन करेंगी, जब जाकर प्रोटीन बनेगा। बस आप ऐसे समझिए कि हमारे फूड के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, एंड दैट कंपोनेंट नेम इज प्रोटीन। और बेटा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी की मसल्स को बनाने के लिए। प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल टू मेक द बॉडी मसल्स। तो मसल्स को बनाने के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन मेक बॉडी मसल्स। तो बॉडी की जो मसल्स होती है दैट इज मेड बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। द थर्ड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज देता है। मीन्स हम ये वाली बात कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है दैट ऑल्सो गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भी क्या देता है हमको? एनर्जी देता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे खाने के अंदर में तीन कंपोनेंट है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या देते हैं हमको? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फैट जो हमारा फूड होता है बेटा, फूड के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जो हमारा जंक फूड होता है, क्यों बहुत सारे लोग, ये डॉक्टर्स भी होते हैं या हमारे पेरेंट्स होते हैं, व्हाई दे से वी शुड अवॉइड द फास्ट फूड, कि हम लोगों को फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो फास्ट फूड के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर हमको मिलता रहेगा तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी अगर ज़्यादा मिलेगी तो वह एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। किस फॉर्म में? फैट के फॉर्म में। और फैट अगर बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, दैट इज नॉट गुड कंडीशन। तो वो हमारी बॉडी के अंदर बैड कंडीशन को कॉज कर सकता है, बर्थ कर सकता है। जैसे कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हम खाना खा रहे हैं, उससे सिर्फ हमको फैटी मिल रहा है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर फैटी लीवर कर देगा, जिसकी वजह से लीवर खराब हो जाएगा। या हमारी बॉडी का जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर वो फैट को एक्यूमुलेट करा देगा, फैट को इकट्ठा करा देगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम देखें तो हमारी जो जितने जंक फूड्स होते हैं उनके अंदर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है। और अगर आप जंक फूड हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर यही चीज़ आएगी, मीन्स एनर्जी मिलेगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक ठाक है। मीन्स अगर देखा जाए तो हमको लेना चाहिए बेटा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि ये तीनों के तीनों कॉम्पोनेंट, उसमें जितने रिक्वायरमेंट अमाउंट भी है, जितनी रिक्वायरमेंट परसेंटेज में होने चाहिए, उतने ही परसेंटेज में हमको फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये तीनों के तीनों उसी मात्रा में हमको मिलते हैं, जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। और ऐसा फूड जिसके अंदर जितनी मात्रा में हमको फूड चाहिए, इतनी मात्रा में प्रेजेंट है उसके कंपोनेंट, तो वही हमारी एक्चुअल में क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। तो वी शुड अवॉइड द जंक फूड एंड वी शुड टेक द बैलेंस डाइट। ठीक है। और अब देखो क्या होता है न्यूट्रिशन के अंदर, खाने के अंदर सिर्फ ये तीन कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, एक और होता है दैट इज नोन एज द मिनरल्स। दैट इज नोन एज द मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स के अंदर देखें तो बेटा मिनरल्स हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे पहला आता है हमारे पास सोडियम होता है, दूसरा हमारे पास होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एंड पोटेशियम होता है, एंड कैल्शियम होता है, एंड फॉस्फोरस होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे फूड के अंदर हमको और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंड पोटेशियम हो गया। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर, अगर बेटा बॉडी के अंदर हम फूड लेते हैं और फूड लेने पर हमारी बॉडी में सोडियम जाता है, तो सोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो बेटा वो क्या कर देगा? बीपी को इंक्रीज कर देगा। और अगर हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम ही जाता रहेगा तो वो बॉडी के अंदर बीपी को डिक्रीज कर देगा। और अगर हमारे फूड के अंदर हमको मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये तीनों चीज मिलती रही तो उस समय में हमारी
बॉडी के अंदर क्या होगा कि अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलता रहा फूड से, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दिस ऑल आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। जबकि सोडियम रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? बीपी को ज्यादा करने के लिए। और जबकि पोटेशियम किस चीज के लिए है? बीपी को कम करने के लिए। मीन्स हमको ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिसके अंदर सोडियम का लेवल ज्यादा हो, क्योंकि अगर सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो हमारा बीपी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमको ऐसी भी डाइट नहीं लेनी है जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन कर जाएगा, और ब्लड प्रेशर डाउन कर जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, या हम कह सकते हैं जो हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू हमको कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं, एंड दैट मिनरल्स इज सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये सारा का सारा हमको देखने मिल रहा है किसके अंदर? न्यूट्रिशन के अंदर। और न्यूट्रिशन के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स द फूड व्हाट वी विल बी टेक। ऐसा फूड जो हम खाएंगे दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स a component which is present inside the food that is known as the nutrients. अब देखो, अगर हम डेफिनेशन बनाए न्यूट्रिशन की, तो बेटा न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, टेक ऑफ फूड। तो अगर हमारे पास एक रोटी है और रोटी का हम पीस तोड़ रहे हैं और उस पीस को हम खा रहे हैं, सो उसको क्या बोलेंगे? हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। और न्यूट्रिशन से क्या मिलेगा हमको? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। समझ आई सारी बातें? तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लेना, पूछ ले। नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारे पास कि अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन टेक, हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मीन्स अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ food intake, so there is in two types of organism. The first is who makes their own food. ऐसे organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, मीन्स अपना खाना बनाने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दैट इज नोन एज द हेटेरोट्रोफिक। तो अगर हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा दो तरीके का है। एक तो वो है कि जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, दैट इज नोन एज द हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे हमारे पास ये होते हैं जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई ह्यूमन बीइंग्स ही है, तो अगर हमको खाना खाना है तो हम किसके थ्रू खाएंगे? या तो हम प्लांट्स को तोड़ कर लेकर आएंगे या किसी एनिमल को खाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये, अगर हमको अपना फूड बनाना है तो हमको अपना फूड बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हु वी आर हेटेरोट्रोफिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रोफिक। जिनमें ऐसे थोड़ी ना होता है कि प्लांट आपसे ये कहते हैं वो ये काम करो कि हमको भी थोड़ी सब्जी तोड़ कर लाओ, या हमको भी थोड़ा सा एनिमल लेकर आओ, हम खाएंगे या पकाएंगे, हमको थोड़ा सा पानी लाओ या कुकर लाओ, उसमें हम डालेंगे और अपना खाना बनाएंगे। नहीं ना, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है। प्लांट ऐसा नहीं करते कि अपना खाना बनाने के लिए दूसरी चीज को नहीं है दूसरे पर डिपेंड रहे। तो इसी वजह से बेटा हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड बनाने के लिए दूसरे किसी एनिमल पर या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपना फूड वो खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन का मोड हमारे पास दो तरीके का होता है। पहला तो आता है हमारे पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ,
मीन्स ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा उनको? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें कि हमारे पास एग्जांपल्स क्या है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, तो बेटा हमारे पास दो एग्जांपल हैं। पहले तो हमारे पास आते हैं ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं? वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं BGA। BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये बात आती है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? एल्गी मीन्स जो आपने देखा होगा जिसको हम काई बोलते हैं, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, दैट इज नोन एज द एक्चुअली एल्गी। तो अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में देखने हमको ऐसा लगता है जैसे कि एल्गी हो, मगर वो एल्गी नहीं होते, वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जैसे प्लांट खाना बनाती है अपना, इसी तरीके से वो भी खाना बनाते हैं। तो इसी वजह से बेटा अगर हम देखें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, तो वहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल है। पहला हमारे पास है प्लांट्स एंड सेकेंड इज BGA, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से या साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को और क्या बोलते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो जो हमारे पास ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो हमारे पास प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, और बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले अगर हम ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देखें तो बेटा हमारे पास बहुत सारे तरीके के एग्जाम्पल भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आती है फंगाई। फर्स्ट इज फंगाई। तो फंगाई भी क्या होती है? अपने भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या उसके फूड पर निर्भर होती है। दूसरा हमारे पास होते हैं एनिमल्स। तो जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो सब भी अपना फूड बनाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं कि कुछ हमारे पास बेटा पैरासाइट्स होते हैं। अब बात आती है पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स मीन्स ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स विच कीप ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टेक द फूड एंड मेक देयर फूड। मीन्स ऐसे सभी जीवित जीव जो किसी की बॉडी पर बैठे और बैठकर वहीं से फूड को सक करना उसकी बॉडी के अंदर और उस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। और पैरासाइट्स बीमारी के अलावा हमको कुछ नहीं देते। जैसे कि हमारे पास मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज फीमेल एनाफिलीज है, एडीज मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है। जितने भी मच्छर होते हैं ना, ये मॉस्किटोज होते हैं, वो सारे के सारे क्या बेटा? पैरासाइट्स हैं। जैसे कि हमारे पास एस्कैरिस है जिसको हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास फेरेटीमा होता है जिसको हम अर्थवॉर्म के नाम से जानते हैं। तो बेटा अर्थवॉर्म भी हो गया, राउंड वॉर्म भी हो गया, मॉस्किटो हो गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये किसी की बॉडी पर बैठेंगे और वहीं से क्या करेंगे? बॉडी के अंदर से फूड को सक कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये दूसरे की बॉडी पर बैठकर ही अपनी बॉडी दूसरे की बॉडी के अंदर से खाना निकालते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि पैरासाइटिक या पैरासाइट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए